हेलो दोस्तों, जेसी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, बिल्कुल सही यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं भाई। हम लोग आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस के लिए जनरल इंग्लिश की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अकेला ऐसा एक प्लेटफॉर्म जो कि आपको इस पर्टिकुलर पेपर के लिए बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी यहाँ पर कराने वाला है। पहली आज हमारी यहाँ पर क्लास होगी ना, वो होगी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। उसका भी पार्ट वन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। नाम तो इसका फंडामेंटल्स है, बट मैं इसको यहां पर बोलता हूं फैंटेस्टिक फंडामेंटल्स। रीजन उसका यहां पर यह है कि भाई इसको पढ़ने के बाद में आप ना सिर्फ एसबीआई अप्रेंटिस में इंग्लिश के पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैरा जंबल हो, एरर्स हो, कुछ भी हो। इनफैक्ट आने वाले सभी एग्जाम्स में भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये एक अल्टीमेट कंटेंट है जो आपको यहां पर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से खुद को नहीं जोड़ा है तो भैया फटाफट से आप अभी आप खुद को मेरे चैनल से जोड़ लीजिए। इसके तीन फायदे आपको यहां पर होने वाले हैं। एक तो ये कि एग्जाम रेलेवेंट पूरी वोकैब का जो पोर्शन है ना, उसकी दोस्तों मैं एक फ्री पीडीएफ आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं, जो कि द हिंदू से बनाई जाती है। वोकैब के सारे प्रकार के क्वेश्चंस पे बेस्ड जितना भी कंटेंट है वो आपको यहां पर मिलेगा। डाउट्स आप मुझे अपने यहां पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे रेलेवेंट वीडियोस हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेगी। देर नहीं करनी है, फटाफट से खुद को इससे जोड़ लेना। चलिए, पहला मैं यहां पर मूव कर रहा हूं कि भाई इंग्लिश में अगर मैं यहां पर बढ़ूं तो भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटेंस। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंटेंस। भाई सेंटेंस हम सभी को पता है, सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझने वाली बात है, एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा गौर करें दोस्तों। सेंटेंस जो हमारे पास है ना, सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। एक तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जो कि डूअर होता है, जो कि कोई पर्टिकुलर काम को करने वाला होता है। ठीक है ना। ये आप फिलहाल के लिए इसको सच मान सकते हैं, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आगे चल के जरूरी नहीं होता कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए डूअर हो। धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको यहां पर ये बताऊं, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब जिसके बारे में बात कही जा रही है। दूसरा, एक हमारे पास प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट का मतलब होता है कि भाई सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। जो बात सब्जेक्ट के बारे में होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। चलिए, अब मान के चलिए एक स्टेटमेंट यहां पे मैंने लिखा कि तरु बॉट द मोबाइल फॉर ₹1000। तरु जो है उसने 1000 रुपए का क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा। तो भाई यहां पर सेंट्रल आइडिया किसके बारे में बात हो रही है, तरु के बारे में बात हो रही है, तो इसको मैं यहां पर बोल रहा हूं सब्जेक्ट। और तरु के बारे में क्या बात हो रही है, बॉट द मोबाइल फॉर ₹1000। ये हमारे पास यहां पर बन जाता है इसका प्रेडिकेट। ठीक है ना। इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मैक्सिमम लोग इस बात को जानते होंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको यहां पर बतानी है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई प्रेडिकेट में नो डाउट कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। बट यहां पर एक एनालिसिस है, बहुत ही प्यारा सा एनालिसिस अगर आप यहां पर देखना चाहें, कि भाई प्रेडिकेट जो होता है ना, प्रेडिकेट की जो स्टार्टिंग होती है ना वो ऑलवेज वर्ब से होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। धीरे धीरे चल के इसका अपन एप्लीकेशन देखेंगे। फंडामेंटल्स का एप्लीकेशन ही तो करवाना है मुझे आपको आगे चल के। चलें आगे देखें दोस्तों। अब मैं यहां पर मूव करता हूं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हालांकि मुझे आपको बताना है उसके पहले जरा थोड़ा सा मुझे यहां पर एक टच की जरूरत है। और मुझे टच की जरूरत है किस चीज के, कंजंक्शन के। कंजंक्शन देखिए, हमको पता है कि भाई कंजंक्शन क्या होते हैं, जो कि बेसिकली ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, उनको आप कंजंक्शन बोलते हो। ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप इसको सच मान लीजिएगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का ही प्रयास करें। कंजंक्शन काफी सारे काम करते हैं। अपन इसको आगे चल के बिल्कुल सीखने वाले। चलें, अब यहां पर क्योंकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मुझे डिस्कस करना है, तो मुझे कुछ कंजंक्शन की यहां पर जरूरत पड़ेगी। ये देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। क्या होता है, कंजंक्शन मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। और यकीन मानिए इस स्लाइड को पढ़ने के बाद ना आप कम से कम 2 से 3 अपने पेपर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। देखें यहां पर दो टाइप के कंजंक्शन मेरे पास होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है और एक मेरे पास क्या होता है, सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। सबऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, इफ, अनलेस, अंटिल, देन, दैट, दो, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाई, हाउ, एज सून एज, एटसेट्रा। ठीक है ना। तो दो प्रकार के कंजंक्शन है, एक कोऑर्डिनेट है, एक सबऑर्डिनेट है दोस्तों। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 कंजंक्शन होते हैं, जिसको मैं यहां पर बोल रहा हूं फैन बॉयज। जिसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। इन 7 कंजंक्शन को छोड़ के इंग्लिश में जितने भी कंजंक्शन बचते हैं ना, वो सारे के सारे आप किस कैटेगरी में डाल देंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कैटेगरी में। बस इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमको इतनी ही चीजों की जरूरत थी कि दो प्रकार के हमारे पास कंजंक्शन होते हैं। चले,
नेक्स्ट यहां पर आगे बढ़ जाइए। अब मुझे यहां पर डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप में से शायद एक कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि भाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के माध्यम से भी आप पेपर में सवाल बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, यही इस पर्टिकुलर सेशन की खास बात है, यही इंग्लिश की एक खास बात है। देखिए, वैसे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस काफी सारे होते हैं, आपने सुना होगा। दो टाइप के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, एक होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने आपसे यहां पर कहा पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, फलाना है, ढिकाना है। इन सब की देखो हमको दोस्तों जरूरत नहीं है, एग्जाम रेलेवेंट ही हमको पढ़ने की जरूरत है। तो एग्जाम रेलेवेंट जो हमको यहां पर पढ़ना है ना, वो हमको यहां पर पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर मेरे पास एक्चुअली में तीन होते हैं। एक होता सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, प्रेडिकेट। इसमें तो कोई जरा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। देखें, दूसरा जो मेरे पास टाइप ऑफ सेंटेंस होता है ना, वो था कंपाउंड सेंटेंस। अब बहुत ज्यादा ध्यान दे लीजिएगा, अगर अभी तक फिलहाल आप कहीं गोल खा रहे हो अपने दिमाग के साथ में, बहुत जरा ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें एक मेन क्लॉज होगा और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मैं समझाता हूं आपको इसको। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और एक क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। सबसे पहले यह बात समझिए कि भाई क्लॉज क्या होता है। देखिए, हमारे पास इंग्लिश में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होता है क्लॉज और एक हमारे पास होता है फ्रेज। कई बार क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको क्लॉज बोल देते हैं, कई बार कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको क्या बोल देते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। तो कब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज बोलेंगे और कब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलेंगे, आइए यहां पे देख लेते हैं। भाई अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना वर्ब आ गया, क्या आ गया, वर्ब आ गया, तब तो उसको क्लॉज बोलना। और कुछ अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब अगर वहां पर नहीं आया है, तब आप उसे क्या बोल देंगे, तब आप यहां पर उसको फ्रेज बोल दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा यहां पर कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब एक एक्सरसाइज के माध्यम से मैं आपको यहां पे देखो दोस्तों नीचे बताता हूं कि भाई कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में जो मैंने इतने कंटेंट लिख दिया है ना, मेन क्लॉज है, कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, इन सब का मतलब यहां पर क्या है और एनालिसिस किस तरह से करना है। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा, रवि इनवाइटेड आकाश बट आकाश डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसको मैं मेन क्लॉज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, मेन क्लॉज। और यहां से यहां तक का हिस्सा जो है ना, यहां पर कौन सी कंजंक्शन आई है, बट। बट कौन सी कंजंक्शन है, बट होती है आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, पहले मैंने बताया है। तो क्योंकि बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए मैं इसको यहां पर बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। चलिए नीचे वाला सेंटेंस देखिए, अमित वेंट टू द पार्क आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो अमित से लेकर के पार्क तक का जो हिस्सा है उसको मैं मेन क्लॉज बोल रहा हूं। और आफ्टर कौन सी कंजंक्शन है, आफ्टर आपके पास है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। आफ्टर आपके पास सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आफ्टर से लेके वर्क तक का जो हिस्सा है ना, इसको मैं यहां पर बोल रहा हूं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना। अब देखिए, इसको मैंने मेन क्लॉज यहां पर क्यों बोला, रवि इनवाइटेड आकाश बट आकाश डिक्लाइंड हिज इनविटेशन। ये तो समझ में आ गया कि ये वाली हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। ये वाली हमारे पास कौन सी क्लॉज हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हमारे पास कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। फिर इसके पहले वाली क्लॉज को मेन क्लॉज क्यों बोला। दोस्तों देखिए, सेंटेंस के जिस हिस्से में कंजंक्शन नहीं आती उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। फटाफट से एक बार, सेंटेंस के जिस हिस्से में कंजंक्शन नहीं आती उसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज बोलते हैं। फिर अगर किसी में कंजंक्शन आती है तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंजंक्शन वो वहां पर उसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज लिख सकते हो। इसी प्रकार से अमित वेंट टू द पार्क, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आया, इसको आपने क्या बोल दिया, मेन क्लॉज। बस इतनी सी बात यहां पर समझने की थी। अब आप यहां पर ये देखो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से मैं एक एग्जाम बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से लगा सकता हूं। जी हां दोस्तों, इसको मैं इसलिए यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं कि वो सब मैंने क्यों आपको बताया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा दोस्तों। क्या रहता है कि मान के चलिए, हम सभी को पता है कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्यूचर टेंस, ये हम सभी को पता है। मान के चलिए एक कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है जो कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और एक कोई मेरे पास पर्टिकुलर सेंटेंस है जो कि हमारे पास कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है ना। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, एक आपके पास मेन क्लॉज होगा और एक आपके पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक हमारे पास मेन क्लॉज होगा और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है ना। इसको समझाने के लिए फिलहाल में जरा मैं अपना इंक का कलर कर लेता हूं चेंज। ठीक है ना। तो भाई हमने आपको यहां पर क्या बताया कि जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है उसमें एक मेन क्लॉज है, एक कोऑर्डिनेट है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोस्तों क्या रहता है, कंपाउंड सेंटेंस अगर आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है, किसमें लिखना है, फ्यूचर टेंस में,
तब क्या करना होता है, उसका मेन क्लॉज भी फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ होना चाहिए और उसका जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, अगर इसको आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है, तब वहां पर मेन क्लॉज तो फ्यूचर में ही लिखा जाता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, उसको हम लोगों को लिखना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में लिखना पड़ता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दीजिए या वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में एस और यस का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे वीडियो कोर्स में भी गिवन है। फंडामेंटल का हमारा अलग से एक वीडियो कोर्स है, लिंक जिसकी नीचे यहां पर दी गई है। सिर्फ 149 रुपीज का हमारे पास ये कोर्स है और इसमें 24 वीडियोस हैं जो कि बहुत ही सिस्टमैटिकली और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सिर्फ पेपर के लिए आपके लिए यहां पर डिजाइन करे गए। चलिए, अब आप यहां पर देखो कि इस कॉन्सेप्ट को समझ के हम लोग ऊपर वाला प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर भाई लिखा है कि दे विल स्टॉप प्लेइंग आफ्टर इट विल गेट डार्क। इस प्रॉब्लम को हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के माध्यम से किस तरह से यहां पर सॉल्व करेंगे? देखिए भाई, यहां पे लिखा है दे विल स्टॉप प्लेइंग आफ्टर इट विल गेट डार्क। एक सेकंड का समय आप मुझे यहां पर और दे दीजिए, एक बार मुझे इनका कलर और चेंज करना है। देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं यहां पर दोस्तों एनालाइज करता हूं, तो यहां से लेके यहां तक का हिस्सा मेरे पास क्या है? मेन क्लॉज है। और यहां से लेके यहां तक का हिस्सा, क्योंकि आफ्टर कौन सी कंजंक्शन है? आफ्टर मेरे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस हिस्से को मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये मेरे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब इतना तो समझ में आ रहा है इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से कि भाई ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस हमारे पास यहां पर है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि भाई वो खेलना बंद कर देंगे जब अंधेरा हो जाएगा तब। अब हमने ये देखा कि भाई बात तो यहां पर हो रही है फ्यूचर की। बात यहां पर बेसिकली किस चीज की हो रही है? बात यहां पर हो रही है फ्यूचर की। और सेंटेंस हमारे पास कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। भाई फ्यूचर टेंस की बात हो रही है और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, तो मेन क्लॉज तो काहे में लिखोगे? ये तो फ्यूचर में ही रहता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको काहे में लिखोगे? उसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ता है ना। ठीक है, तो भाई मेन क्लॉज तो आप फ्यूचर में ही लिखेंगे, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहां पर लिखना पड़ेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपने विल लगा दिया। भाई विल कहां पे लगाते हैं? विल लगाते हैं फ्यूचर टेंस में। इसको आपको यहां से बदलना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर इट गेट्स डार्क लिखना पड़ेगा। दे विल स्टॉप प्लेइंग आफ्टर इट गेट्स डार्क। ठीक है ना? तो यहां पर आप देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के माध्यम से भी हम लोग किस प्रकार इंग्लिश में आगे बढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, काफी सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, याद रखिए इस बात को कि फंडामेंटल्स के माध्यम से ही आपको एज मिलने वाली है, और खासकर इस चैनल के माध्यम से। चलें, लास्ट जो चीज आज की मुझे यहां पे डिस्कस करनी है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वाले सेशन में पूरा का पूरा ये वीडियो आपके दिमाग में होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। मुझे यहां पे डिस्कस करना है हेल्पिंग वर्ब। देखो, इतनी बात हम सभी को मालूम है कि भाई इंग्लिश में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले आप क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बट कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आपको यहां पर बतानी है। दोस्तों, अगर मैं बेसिकली टेंस की बात करूं, क्योंकि सारा जो हमारे पास मैटर होता है ना, वो पूरा पूरा टेंस का ही होता है। तो अगर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, ठीक है ना, एक तो मैं यहां पर टेंस की बात करूं और दूसरी बात मैं किसकी करूं? हेल्पिंग वर्ब की बात करूं। इसको अगर आपको याद नहीं रखना है तो फिलहाल आप भूल भी सकते हैं कि भाई मैं टेंस को याद रखूं या मैं हेल्पिंग वर्ब को याद रखूं। अभी आप इसको रिलेट कर पाओगे, फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाइए। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मेरे पास तीन चीजें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास बी या बी के फॉर्म होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेरे पास डू या डू के फॉर्म होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैव या हैव के फॉर्म होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हमारे पास तीन चीजों से बनते हैं, बी या बी की फॉर्म से, डू या डू की फॉर्म से, या हैव की फॉर्म से। ठीक है ना? बी की अगर मैं बात करूं तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज होता है, एम होता है, आर होता है और खुद बी भी होता है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? सेकंड फॉर्म इसकी वॉज होती है या वर होती है। और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है ना? चले, डू की पहली फॉर्म हमारे पास क्या होगी? डू की पहली फॉर्म हमारे पास खुद डू होती है। फिर इसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म इसकी डज होती है, सेकंड फॉर्म हमारी इसकी डिड होती है, और थर्ड फॉर्म हमारी इसकी क्या होती है? डन होती है। हैव की पहली फॉर्म क्या होती है? हैज होती है और हैव होती है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? हैड होती है। और थर्ड फॉर्म भी हमारे पास इसकी क्या होती है? हैड होती है। ठीक है ना? ये बातें सभी को पता होंगी, बट अब ऐसी बात है जो मुझे आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरे बताने से ज्यादा आपको इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहां पे देखिए, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ तीन चीजों से बनती है। अच्छा, ये जो बी यहां पे लिखा है ना, इसको मैं बेस फॉर्म बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? बेस फॉर्म।
ठीक है ना। बेस फॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जितनी भी वर्ब यहां पर बनाई गई है ना, ये बी से बनाई गई है। इसी प्रकार से ये डू यहां पर बेस फॉर्म है, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये यहां पर थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से हैव जो यहां पे लिखा है ये बेस फॉर्म है, ये जो हैज हैव यहां पे लिखा है, हैड यहां पे लिखा है, ये जो हैड यहां पे लिखा है मतलब V1 V2 V3, ये इसकी V1 V2 V3 मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ये बेस फॉर्म है, ये यहां पे डराइव्ड फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, ये यहां पे डराइव्ड फॉर्म है, ये यहां पर बेस फॉर्म है, और ये यहां पर क्या है, डराइव्ड फॉर्म। डराइव्ड फॉर्म का मतलब है कि बेस फॉर्म से जो वर्ब बनाई जाती है। जैसे मान के चलिए मैंने डूइंग लिख दिया, क्या लिख दिया, डूइंग लिख दिया, तो डू मेरे पास क्या है, डू मेरे पास बेस फॉर्म हो गया, और मैंने डूइंग बना दिया, तो इसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, डेराइव्ड फॉर्म। एक बात को ध्यान रखिएगा, बेस फॉर्म वो फॉर्म जिससे सारी की सारी वर्ब बनाई जा सके, ठीक है ना, और डेराइव्ड फॉर्म जो वर्ब आपने बनाई है। चलिए अब यहां पर बात क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों। हमको पता है कि भाई वर्ब एक ऐसा शब्द इंग्लिश में होता है जिसके तीन फॉर्म होते हैं, मतलब 1 2 3, ठीक है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का कोई ऐसा शब्द जिसके तीन फॉर्म हो, मतलब V1 V2 V3। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए दोस्तों, क्या रहता है, ये जो बी या बी के फॉर्म होते हैं, बहुत जरूरी बात है, धीरे धीरे आगे बढ़े। ये जो बी या बी की फॉर्म होती है ना इंग्लिश में, इसको आप यूज करते हो कंटिन्यूअस टेंस में। कहां यूज करते हो, कंटिन्यूअस टेंस में। डू या डू के जो फॉर्म होते हैं ना इंग्लिश में, इसको आप यूज करते हो इंडेफिनेट टेंस में। और ये जो हैव या हैव के फॉर्म्स होते हैं, इसको आप इंग्लिश में यूज करते हो कहां, परफेक्ट टेंस में। बात कुछ समझ में आई, मैं रिपीट कर रहा हूं, बी या बी के फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, डू या डू के फॉर्म इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, और हैव या हैव के फॉर्म परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। और यही इंग्लिश में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर आप ये सोचें कि भाई विल है, शैल है, कैन है, फलाना है, ढिमका है, क्या ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं? दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी बहुत ही जल्द देने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए पर्टिकुलर सेशन हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरीज आपके मन में है, या आप पूछना चाहते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, ये चैनल आपके साथ है। आप मुझे doubts1@gmail.com पे मेल करें, रेलेवेंट डाउट को मैं जरूर रिवर्ट करूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी फटाफट से दोस्तों यहां पर जुड़ जाइए। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और भैया सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आज ही आप यहां पर आकर के जुड़ जाइए।